हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ ले मैथ्स। बच्चों, आप सभी का पढ़ ले मैथ्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज फिर से मैं आपके लिए दो वीडियोस लेके आने वाला हूं बैक टू बैक। और ये दोनों की दोनों पोएम से होंगी आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से। तो बच्चों, आप लोग वीडियो में बने रहें। मैं इससे पहले भी दो वीडियोस डाल चुका हूँ। जो पहली वीडियो है डस्ट ऑफ स्नो और दूसरी है फायर एंड आइस, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। ठीक है बच्चों, और मैंने आपके लिए इन दोनों ही वीडियोस में हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन दोनों डाले हैं, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाले हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो पी वाई क्यूज क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब बच्चों, हम आज की जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, आज का जो हमारा सेशन चलने वाला है वो कौन सी पोएम पे बेस्ड है, उसके लिए मैंने एक बैकग्राउंड लगा रखा है। आप लोग के सामने वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो जिन बच्चों को इसके बारे में पता है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे कमेंट करके ये बताएं कि ये कौन सी पोएम से है और इस पोएम के राइटर का नाम क्या है। आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां पर मुझको कमेंट करके बताएं कि ये कौन सी पोएम से है और इस पोएम के राइटर का नाम क्या है। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के आइए हम भी जल्दी से अपनी स्क्रीन पे मूव करते हैं। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपके पास आने वाली नई वीडियोस चैनल पे जल्दी से पहुंच जाए और आप फौरन उन वीडियो को देख पाएं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम मूव करते हैं अपनी स्क्रीन पे जहाँ पे हम आज इस पोएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं देखता हूँ कि कितने बच्चों ने अभी तक मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया कि ये कौन सी पोएम है और इसके पोइट का नाम क्या है। आइए हम जल्दी से मूव करते हैं स्क्रीन की तरफ। ओके बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पढ़ ले मैथ्स, और आप सभी बच्चों का स्क्रीन पे स्वागत है। ठीक है बच्चों, आज आप लोग देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में हमने फिर से वही फोटो लगाया है, बट इस बार हमने फोटो के अंदर पोएम का नाम भी लिखा है और राइटर का नाम भी लिखा है। अब मैं चेक करूंगा कि आप में से कितने लोगों ने कमेंट में ये सही नाम लिखा होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम जल्दी से देखते हैं कि आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं उस पोएम का नाम है अ टाइगर इन अ जू, और इसके राइटर का नाम है बाय लेस्ली नॉरिस। तो आइए बच्चों, अब हम जल्दी से स्क्रीन पे आगे बढ़ते हैं। तो पोएम का नाम आपको पता लग गया, अ टाइगर इन द जू, और इसके राइटर का नाम भी आपको पता लग गया, लेस्ली नॉरिस। अब हमें इस पोएम के अंदर देखना है कि इस पोएम के अंदर क्या बताया जा रहा है हमें। तो बच्चों, ये बहुत बड़ी पोएम है और इसमें बहुत सारे स्टेंजाज हैं। तो हम जल्दी से फटाफट करके उन स्टेंजाज को देखेंगे, उनका इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग दोनों ही समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले स्टेंजा, जिसका मतलब है जिसको जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इंग्लिश में है। तो हम स्टेंजा को जल्दी से पढ़ते हैं। स्टेंजा क्या है हमारे पास, ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप्स the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He stalked in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. ये बच्चों हमारा स्टेंजा हो गया। अब बच्चों, मैंने आपको समझाया है, सिखाया है अपनी पिछली दो वीडियोस के अंदर कि जब भी आपके पास कोई स्टेंजा आता है तो उससे एक कॉमन क्वेश्चन ये बनता है कि आपके पास ये स्टेंजा कौन सी पोएम से लिया गया है और इसके पोइट का नाम क्या है। आपको ये कॉमन सा क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान रखना होता है पेपर में। तो आपको बच्चों यहाँ पर आइडेंटिफाई करके रखना है, आपको वर्ड आइडेंटिफाई करना है स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स वर्ड से बच्चों आप ये याद रख पाओगे कि ये कौन सी पोएम से लिया गया है और इसके पॉइंट का नाम क्या है। तो स्ट्रिप्स बच्चों, आपने अभी पीछे देखा कि जो टाइगर होता है, टाइगर की बॉडी पर बहुत बड़े बड़े स्ट्रिप्स होते हैं। तो हम लोग ये देख पाते हैं कि स्ट्रिप्स वर्ड जो है वो टाइगर से बिलोंग करता है, और टाइगर यहाँ पर हमारे पास कौन सी पोएम के अंदर आया है, टाइगर इन द जू में आया है। तो ये स्ट्रिप्स वर्ड आप लोग को याद रखना है, जिससे आप ये पहचान पाओगे कि ये स्टेंजा कौन सी पोएम से आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें ये देखना है बच्चों कि ये जो स्टेंजा है इससे दूसरा कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो बच्चों, दूसरा कॉमन क्वेश्चन बनता है राइमिंग वर्ड का, जो कि मैंने आपको बताया था कि अक्सर हमसे राइमिंग वर्ड पूछे जाते हैं पेपर में। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से राइमिंग वर्ड बन रहे हैं। एक राइमिंग वर्ड हमारे पास बन रहा है स्ट्रिप्स, और दूसरा बन रहा है क्वाइट, स्ट्राइप्स क्वाइट, केज रेज, स्ट्राइप्स क्वाइट, केज रेज। ठीक है बच्चों, ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हो गए। तो अक्सर हमारे पास स्टेंजा से दो तरीके के कॉमन क्वेश्चन बन जाते हैं, एक राइमिंग वर्ड का जिसमें हमने देख लिया स्ट्राइप्स और क्वाइट और केज और रेज, एंड दूसरा कि हमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया जाता है कि ये स्टेंजा कौन सी पोएम से लिया गया है। तो ये दो कॉमन क्वेश्चन आपको हर एक स्टेंजा के बारे में बच्चों ध्यान रखने हैं। सेकंड चीज जो मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपके सामने स्टेंजा होगा तो आपको उस स्टेंजा के वर्ड मीनिंग्स को याद रखना है, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन पोएम का स्टेंजा के वर्ड मीनिंग से बन जाता है। तो आइए हम जल्दी से मूव करते हैं वर्ड मीनिंग की तरफ। तो पहला वर्ड मीनिंग हमारे पास आया है विविड। विविड का मतलब होता है ब्राइट और क्लियर। दूसरा वर्ड मीनिंग है यहाँ पे स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स का मतलब हो गया लॉन्ग नैरो बैंड। तो आपने देखा, मैंने भी बताया आपको कि जो टाइगर होते हैं उनकी बॉडी पे बहुत बड़े बड़े स्ट्रिप्स होते हैं, तो स्ट्रिप्स का मतलब हो गया लॉन्ग नैरो बैंड। थर्ड आ गया रेज। रेज मतलब एंगर, एंगर मतलब गुस्सा। तो रेज का भी यहाँ पर हमारे पास वर्ड आ गया एंगर, उसको हमको ध्यान रखना है। और फोर्थ आ गया पैट्स। पैट्स जो होता है बच्चों, वो जो नीचे मखमली से जो फुट के अंदर टाइगर के सॉफ्ट पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैट्स। ये सभी ज्यादातर एनिमल्स में देखा जाता है, डॉग्स में भी आपको मिल जाएगा, कैट्स में भी मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये वर्ड मीनिंग हो गए। अब मैंने आपको बताया था बच्चों की वर्ड मीनिंग्स तो आपसे पूछे ही जाते हैं, साथ में आपको इनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वर्ड भी याद रखने हैं। यानी आपसे इन्हीं वर्ड्स, इन डिफिकल्ट वर्ड के एंटोनिम्स या सिनोनिम्स पूछे जाएंगे पेपर में, तो वो एक एक आपको याद कर लेना है अपने आप सर्च करके। तो अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने नहीं डाला। आइए अब हम आगे मूव करते हैं और अब हम देखते हैं कि इन स्टेंजास का एक्सप्लेनेशन क्या है। तो हम चैप्टर नंबर 1 के स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों। आपकी स्क्रीन पे एक्सप्लेनेशन आ चुका है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या बताया जा रहा है हमें, हम जल्दी से एक बार रीड करते हैं इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को और फिर हम उसको हिंदी में समझेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में हमें क्या बताया जा रहा है, द पॉइट सीज अ टाइगर लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल इन द जू। यानी पॉइंट यहाँ पर एक कॉन्क्रीट सेल में एक बंद टाइगर को देख रहे हैं। एंड इट इज अ वेरी स्मॉल केज, ये एक बहुत ही छोटा सा पिंजरा है, एक स्मॉल केज है। द टाइगर कैन हार्डली टेक अ फ्यू स्टेप अलोंग द लेंथ ऑफ द केज। टाइगर जो है वो अपने उस छोटे से केज में बहुत ही छोटी सी, मतलब बहुत ही थोड़ी सी जगह में आगे पीछे मूव कर पा रहा है। ही लुक्स मजेस्टिक एज ही स्लोली मूव्स अप एंड डाउन इन हिज केज। वो मजेस्टिक लग रहा है, मजेस्टिक मतलब बिल्कुल अभी भी उसके अंदर राजाओं वाली एक आदत है, मतलब राजा की तरह ही लग रहा है वो, जबकि वो कहाँ पर है बच्चों, सेल के अंदर बंद है, लॉक है ना। यानी कि वो केज में है लेकिन फिर भी अभी भी जब वो चल रहा है तो बिल्कुल उसकी चाल जो है वो राजा जैसी लग रही है, राजाओं वाली चाल है उसकी। The sharp and clear strips on his body are of a strong bright color. उसकी बॉडी पर जो शार्प स्ट्रिप्स बने हुए हैं वो बहुत ही ब्राइट कलर के बने हुए हैं, चमकदार बने हुए हैं, जैसा कि आपने पीछे वीडियो में भी आपने पीछे जो बैकग्राउंड में हमारी इमेज लगी हुई थी वहां पर आपने देखा। तो बच्चों ये एक्सप्लेनेशन आया है फर्स्ट स्टेंजा के अंदर जो पॉइंट ने हमें बताने की कोशिश करी है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पॉइंट कह रहे हैं कि एक बार पॉइंट जो है वो चिड़ियाघर जाते हैं यानी कि जू जाते हैं और वहां पर उनको एक बाघ दिखता है। और वो बाघ क्या होता है, एक कंक्रीट की कोठरी में यानी कि एक छोटे से पिंजड़े में बंद होता है, जहां पर पिंजड़े की लंबाई इतनी छोटी होती है कि बाघ को वहां पे बहुत ही मुश्किल होती है चलने फिरने में और वो थोड़ा बहुत ही आगे पीछे हो पाता है अपने पिंजरे में, ऊपर नीचे वो धीरे धीरे आगे पीछे जाता रहता है। लेकिन अभी भी बाघ की जो राजसी चाल है, वो राजसी चमक उसकी अभी भी दिखाई देती है। और उसकी बॉडी पर उसका जो शरीर होता है बाघ का, उस पर बहुत बड़ी बड़े स्ट्रिप्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा मजबूत और चमकीले होते हैं। ये बच्चों हमें पॉइंट ने पहले स्टेंजा में समझाने की कोशिश करी है। आइए हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और क्या एक्सप्लेनेशन है हमारे स्टेंजा की। तो आगे जो एक्सप्लेनेशन आई है बच्चों वो ये है, हिज पैड्स आर वेलवेट सॉफ्ट इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज स्ट्रेंथ। उसके जो पैड्स थे, यानी पैड्स मैंने पैड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो बाघ का जो क्लॉज होता है, जो पंजा होता है, उसके नीचे एक मुलायम सा उसका पैड होता है, बहुत मुलायम से उसकी चीजें होती हैं जिसको हम लोग पैड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे उसके पैड जो है वो बहुत ही मखमली मुलायम है। अब बच्चों यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास बन सकते हैं जो हमने लास्ट वाली लाइन देखी, और ये कि जो यहाँ पे टाइगर है उसकी क्वालिटीज बताइए कुछ भी। तो एक तो आप ये पैड्स वाली बताओगे और दूसरी आपकी वो जो स्ट्रिप्स वाली है वो बताओगे। अभी हम क्वेश्चंस में देखेंगे इसको। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हमें बताया जाता है कि ही नाउ लाइज इम्प्रिजन्ड बिहाइंड द बार्स इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज स्ट्रेंथ। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज स्ट्रेंथ मतलब अपनी सारी की सारी ताकत लगा करके, अपनी सारी की सारी ताकत लगाने के बावजूद भी इम्प्रिजन बिहाइंड द बार, वो सलाखों के पीछे कैद है, यानी कि वो बार के पीछे कैद है, यानी कि वो केज में कैद है। कौन, टाइगर। ठीक है बच्चों। तो टाइगर आपको पता है बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है ना, पावरफुल होता है, लेकिन अपनी तमाम सारी ताकत लगाने के बावजूद भी अभी भी वो सलाखों के पीछे बंद है, ऐसा पॉइंट हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। द केज टाइगर इज एंग्री। जो बाघ बंद है केज के अंदर वो बहुत ही गुस्से में है। एंड ही इज फुल ऑफ रेज, यानी कि वो एंग्री है, गुस्से में है, बट इज क्वाइट बिकॉज ही नोज दैट ही इज हेल्पलेस हियर। लेकिन वो फिर भी शांत रहता है क्योंकि उसको पता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल ही असहाय है, मजबूर है, वो कुछ भी नहीं कर सकता अपने लिए। ठीक है बच्चों। तो पूरी ये हमारी एक्सप्लेनेशन हो गई इस स्टेंजा की। तो बच्चों इस स्टेंजा के अंदर हमने क्या समझने की कोशिश करी या पॉइंट ने हमें क्या बताया, पॉइंट ने हमें बहुत ही सिंपल सा बताया है। आप इन शॉर्ट में जल्दी से स्टेंजा की समरी को समझ लीजिए। स्टेंजा की समरी ये है कि जो पॉइंट है वो एक बार जू में घूमने जाते हैं और वहां पर जब वो पहुंचते हैं तो उनको एक बाघ पिंजड़े में बंद दिखाई देता है, जिसकी जो कंक्रीट की सेल होती है वो बहुत ही छोटी होती है और बाघ बहुत मुश्किल से वहां पे आगे पीछे ही जा पाता है। लेकिन आगे पीछे जाने पर भी बाघ की वहां पर एक राजसी स्टाइल दिखती है, मतलब वो अभी भी राजा की तरह ही दिखता है। और बाघ की बॉडी पर बहुत ही लंबे लंबे चौड़े चौड़े स्ट्रिप्स बने हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ब्राइट कलर के हैं। और बाघ का जो है एक वेलवेट पैड है, यानी वेलवेट पैड यानी उसके जो नीचे पंजे के नीचे वाला जो पोर्शन है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है। और बाघ इम्प्रिजन्ड है केज के अंदर, लेकिन बाघ को इस बात पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो फिर भी वहां पर शांत रहता है क्योंकि उसको ये पता है कि वो वहां पे कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो बिल्कुल ही असहाय है। तो वो अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी उस पिंजड़े से बाहर नहीं निकल सकता और वो वहीं पर कैद है। ऐसा एक्सप्लेनेशन हमारे स्टैंडर्ड नंबर 1 में पॉइंट ने हमको बताया है।
तो बच्चों ये एक्सप्लेनेशन हो गया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आखिर इस स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर क्या है। बच्चों हमें बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना है क्योंकि ये बहुत बड़ी पोएम है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आइए हम जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर सेगमेंट पे और हम देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट आर द टू क्वालिटीज ऑफ द एनिमल्स अंडर रेफरेंस। अब आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो दो क्वालिटीज हैं यहाँ पर वो क्या क्या है। एक तो स्ट्रिप्स है बाघ के ऊपर और वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, और दूसरा उसके वेलवेट पैड्स है। तो बच्चों यही दोनों आंसर्स आपको लिखने हैं, मैंने आंसर्स जो है वो ग्रीन कलर से मार्क कर दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ही मूव ओनली अ फ्यू स्टेप। बाघ बहुत ही कम स्टेप्स में क्यों मूव कर पा रहा था, बिकॉज ही इज इन द केज, क्योंकि वो केज में था और उसकी केज बहुत ही ज्यादा छोटी थी, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा which stanza that the same means of clear और bright। तो अभी बच्चों मैंने आपको बताया था क्लियर और ब्राइट का बिल्कुल फर्स्ट वर्ड मीनिंग हमने पढ़ा जिसका नाम है विविड। तो विविड का मीनिंग है ही है क्लियर और ब्राइट। तो बच्चों ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर हमसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जरूर याद कर लेना अपने आप सर्च करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु हैज रिटन द अबव लाइंस। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए कि ये पोएम जो है अ टाइगर इन द जू है और इसके राइटर जो है वो मिस्टर लेस्ली नॉरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु डज ही रेफर टू। यहाँ पर ही किसको इंडिकेट करता है और वेयर इज ही केप्ट, और ही को कहां पर रखा गया है। तो बच्चों आपको बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ये बार बार इस पूरे की पूरे पोएम में रिपीट होगा क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है कि ही यहाँ पे टाइगर को रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइगर को केज में रखा गया था, इनसाइड अ केप्ट इनसाइड अ केज। वेयर इज ही एंड ही इज हैप्पी देयर। ही कौन है यहाँ पर और वो क्या यहाँ पे खुश है। तो ही इज इन द केज इन द जू। ही कहाँ पर है, मतलब टाइगर कहाँ पर है, केज इन द जू, वो जू में है और केज के अंदर है, बट वो वहां पे खुश नहीं है। नो। तो हमने सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा, इज ही हैप्पी, क्या वो खुश है। नो, टाइगर इज नॉट हैप्पी इन द जू, टाइगर हैप्पी नहीं है जू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज इन रेज बिकॉज। वो रेज में है, बिकॉज क्यों, क्योंकि ही इज इन द केज, क्योंकि वो केज में है, ठीक है। तो वो गुस्से में है। रेज का मतलब आपको यहाँ पे समझना होगा बच्चों, रेज अभी हमारे पास आया था स्टेंजा के अंदर और हमने वहां पे उसका वर्ड मीनिंग देखा था। रेज का मतलब होता है एंगर, यानी उसको गुस्सा। तो वो गुस्से में क्यों है, क्योंकि वो कहाँ पर है, ही इज इन द केज, क्योंकि वो केज में है इसलिए वो गुस्से में है, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास क्वेश्चन आया, विच वर्ड रेफर्स टू लाइन्स। लाइंस मतलब बच्चों यहाँ पर जैसे आप लोग लाइंस खींचते हो अपनी नोटबुक में, तो वही वर्ड है लाइंस, लेकिन यहाँ पर लाइंस किससे रेफर कर रहा है, तो हम बताएंगे स्ट्रिप्स से रेफर कर रहा है, क्योंकि स्ट्रिप्स का मतलब ही होता है लाइंस। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारे पास और ये उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब हम बढ़ रहे हैं बच्चों नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, तो हमारा स्टैंडर्ड नंबर 2 आने वाला है। तो अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड नंबर 2। तो स्टैंडर्ड नंबर 2 में क्या है हमारे सामने, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल्स वेयर प्लम्प डियर पास। ठीक है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड नंबर 2 हो गया बच्चों। अब हम जल्दी से देखते हैं इस स्टैंडर्ड नंबर 2 का वर्ड मीनिंग क्या है। तो हम वर्ड मीनिंग में देखते हैं, अच्छा उससे पहले एक और बात रह गई कि आपको यहाँ पर स्टेंजा को आइडेंटिफाई करना है बच्चों कि ये स्टेंजा आपका टाइगर इन द जू से लिया गया है। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर बच्चों आप लोग यहाँ पे प्लम डियर को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कि प्लम डियर जो है यहाँ पर वो वर्ड है जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये स्टेंजा जो है वो टाइगर इन द जू से लिया गया है, ठीक है। अब बच्चों हम मूव करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कोई राइमिंग वर्ड बन रहा है। तो आप लोग देख सकते हो शेडो, शेडो का होल और ग्रास का पास, ये दो राइमिंग वर्ड यहाँ पर बन रहे हैं। शेडो 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 एक राइमिंग वर्ड है, शेडो का बन गया होल और ग्रास का पास, ये दो राइमिंग वर्ड हमारे पास बन गए बच्चों। अब हम मूव करते हैं वर्ड मीनिंग्स की तरफ। तो वर्ड मीनिंग्स कौन से हैं यहाँ पर, तो वर्ड मीनिंग्स में हमारे पास पहला वर्ड मीनिंग आ गया लर्किंग, लर्किंग का मतलब हो गया हाइडिंग। दूसरा वर्ड मीनिंग आया स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का मतलब हो गया मूविंग। और थर्ड वर्ड मीनिंग में हमारे पास आ गया होल, होल का मतलब हो गया पूल प्लम्प कभी, ठीक है बच्चों। आपको इनके एंटोनिम सिनोनिम्स भी याद कर लेने हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो जल्दी से देखते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। तो एक्सप्लेनेशन बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सप्लेनेशन है इसकी। तो जल्दी से इसको समझते हैं कि लुकिंग एट द इम्प्रिजन टाइगर द पॉइंट इज फिल्ड विद पिटी। जब टाइगर को देखता है हमारा पॉइंट तो वो दया से भर जाता है टाइगर को देख के। ही सेज दैट द पुअर टाइगर शुड हैव बीन इन हिज नेचुरल हैबिटेट। उसका ऐसा मानना होता है या पॉइंट ऐसा कहता है कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए था, अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए था, यानी कि जंगल में ही होना चाहिए था। दैट इज इन द जंगल, यानी उसे जंगल में होना चाहिए था। हंटिंग एंड रेस्टिंग,
और वहां पर जंगल में क्या करता टाइगर, तो टाइगर वहां पे अपना शिकार करता और आराम करता। देन एट दिस आवर ऑफ द नाइट, और ऐसा कब हो रहा होता, जब वो रात का समय होता है, ही वुड हैव बीन लाइंग इन द शेडो ऑफ द ट्रीज, और वो पेड़ों की छांव के नीचे बैठा होता है, एंड स्लाइडिंग क्वाइटली थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और लॉन्ग बड़ी बड़ी घासों के पीछे धीरे धीरे वो स्लाइड कर रहा होता, यानी कि छुप छुप के चल रहा होता। एंड ही वुड देन नियर द वाटर होल, और वो एक वाटर होल के पास पहुंच जाता, एंड वेट फॉर सम फैट एंड हेल्दी डियर टू पास द वे, और वो वहां पे पहुंच के एक मोटे ताजे हिरन का इंतजार करता जो कि वहां से पास होने वाला होता। ठीक है बच्चों, thus he would be lying there in expectation of a heavy feast, और वो वहां पे लाइंग मतलब लेटा रहता वहां पे, और खाने का इंतजार, अपनी उस दावत का इंतजार करता रहता। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर पॉइंट के द्वारा दिया गया है बच्चों। अब मैं इसको आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। तो शॉर्ट में क्या है बच्चों, देखो पॉइंट ने जब टाइगर को पिंजरे में कैद देखा तो उसको उस पर दया आ गई, और वो ये ऐसा सोचने लगा, पॉइंट या कहने लगा कि बाघ को तो अपने प्राकृतिक हैबिटेट में यानी कि नेचुरल हैबिटेट में ही रहना चाहिए था, जो कि उसके लिए जंगल होता, और अगर वो जंगल में रहता तो वो क्या कर रहा होता, वो वहां पे आराम करता और वहां पे शिकार भी करता, और रात के समय वो क्या करता, पेड़ों की छाया में लेटा रहता, और लंबी लंबी घासों के पीछे छुप छुप के सरक सरक के वो एक पानी के होल के पास, पानी का होल मतलब एक पानी का रिजर्वायर, जैसे कोई रिवर हो गया, कोई नाला हो गया, क्योंकि अक्सर जो एनिमल्स होते हैं वो पानी पीने के लिए वहीं पर जाते हैं, और जो हमारा टाइगर होता है वो भी अक्सर वहां पे जाता है। तो टाइगर अपने ज्यादातर जो शिकार करता है, जो अपने प्रेस को पकड़ता है, वो रिवर के पास से पकड़ता है, पानी के वाटर होल के पास से पकड़ता है। तो इसीलिए पॉइंट ने बोला कि रात के समय वो किसी वाटर होल के पास जाता और वहां पर वो आराम से लेट करके इंतजार करता किसका, एक मोटे ताजे हिरन का, जो कि उस रास्ते से गुजर रहा होता, और ये अब फिर वहां पे अपना उसका शिकार करके अपनी दावत उड़ाता। तो ऐसा हमें पॉइंट ने यहाँ पर इस स्टैंजा में समझाने की कोशिश करी है बच्चों। आइए हम अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमारा क्या एक्सप्लेनेशन है। तो बच्चों स्टैंजा कंप्लीट हो गया है, अब हमें इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखना है। तो आइए मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ दोबारा से कि हमारे पास क्या एक्सप्लेनेशन है इस स्टैंजा की। तो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं स्टैंजा के बारे में। तो स्टैंजा में था, लुकिंग एट द इम्प्रिजन टाइगर द पॉइंट इज फिल्ड विद पिटी, ही सेज दैट द पुअर टाइगर शुड हैव बीन in natural habitat, that is in the jungle, hunting and resting. Then at this hour of the night he would have been lying in the shadow of the tree and sliding quietly through the long grass. He would then near the water hole wait for some fat and healthy deer to pass the way. Thus he would be lying there in expectation of a heavy feast. तो बच्चों कुल मिला के यहाँ पे बात क्या हुई कि जब पॉइंट पहुंचा था जू के अंदर और उसने कैद देखा था टाइगर को, तो पॉइंट को उस पर दया आई और पॉइंट ने ऐसा सोचा कि टाइगर को तो अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल में ही होना चाहिए था, और वहां पर ये आराम से लेटा रहता और शिकार भी कर सकता था। और रात के समय ये क्या करता, ये चुपचाप सरकता हुआ पेड़ों की छांव में बैठा रहता, या फिर वहां से ये सरक सरक के कहाँ चला जाता, एक वाटर होल के पास चला जाता, और वहां पर ये वेट करता एक मोटे ताजे हिरन का, और जब वो हिरन आ जाता तो ये उसे पकड़ के अपनी दावत उड़ाता। ऐसा पॉइंट ने हमको यहाँ पर बताने की कोशिश करी है, क्योंकि पॉइंट को टाइगर के ऊपर दया आ रही थी। तो बच्चों अब हम जल्दी से मूव करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर सेगमेंट पे, और हम देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन सबसे पूछे जाने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, द टाइगर इज मूविंग थ्रू, टाइगर किसके साथ किसके थ्रू मूव कर रहा था। तो हमने देखा लॉन्ग ग्रासेस के थ्रू मूव कर रहा था, यानी लॉन्ग ग्रासेस के पीछे बिहाइंड छुप के मूव करता था। आपने अक्सर देखा होगा वीडियोज में कि जो टाइगर होते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे साइलेंट मोड पे जाते हैं अपने शिकार के लिए, और कहीं पर छुप छुपाते हुए जाते हैं वो। ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर एनिमल ने या उनके प्रे ने उनको देख लिया तो वो भाग जाएगा वहां से, तो इसलिए वो बहुत ही छुप करके लंबी लंबी झाड़ियों के पीछे और तब पहुंचते हैं अपने प्रे के पास, और फिर एकदम से अटैक करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ने बोला कि वो लॉन्ग ग्रास के पीछे मूव रहे, मूव थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, मतलब लॉन्ग ग्रासेस के पीछे छुप करके बिहाइंड होकर के, और तब वो मूव कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, द टाइगर लाइज इन वेट नियर द वाटर होल, टाइगर जो है वो वाटर होल के पास जब पहुंच जाएगा तो वेट किसका करेगा, किस चीज का इंतजार करेगा, तो फैट डियर का इंतजार करेगा वो वहां पर पहुंच करके। थर्ड क्वेश्चन है, द वर्ड प्लम्प शोज दैट डियर इज रेफर्ड टू एज, यहाँ पे जो प्लम्प वर्ड है वो डियर के लिए रेफर्ड तो किया जा रहा है, लेकिन प्लम्प वर्ड से आप क्या समझते हो। तो बच्चों मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका एंटोनिम सिनोनिम्स आ सकता है, आप लोग एंटोनिम सिनोनिम्स याद कर लेना। प्लम्प का मतलब हो गया फैट यानी कि मोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, विच वर्ड रेफर टू फैट। अब देखो फिर से क्वेश्चन को घुमा के दे दिया, बोलते हैं फैट का रेफर वर्ड बताओ यहाँ से, यानी कि अभी हमने देखा प्लम्प का अगर फैट होता है तो फैट का क्या हो जाएगा बच्चों, प्लम्प हो जाएगा अगेन से, तो हम प्लम्प ही लिख देंगे। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो टू, वो लर्किंग कैसे कर रहा था, यानी कि वो क्या कर रहा था वहां पर, तो स्टैक द डियर, वो स्टॉक द डियर, वो डियर के लिए वहां पे लर्किंग कर रहा था, यानी उसके लिए वेट करना चाह रहा था। ही शुड बी स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास बट एक्चुअली ही इज। अब बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसको स्लाइडिंग
थ्रू तो लॉन्ग ग्रास करना था, लेकिन अभी एक्चुअल में टाइगर कहाँ पर है? तो एक्चुअल में तो टाइगर जू के अंदर है ना, जंगल में तो नहीं है। पॉइंट तो ऐसा सोच रहा था कि जंगल में है, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके पास आ सकता है जो बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा, लेकिन उसका आंसर जू नहीं होगा बच्चों। तो मैंने इसीलिए बैक टू बैक क्वेश्चन रखे हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर इज टाइगर एट प्रेजेंट। अब स्टेंजा के हिसाब से एट प्रेजेंट में टाइगर कहाँ पर है? वो तो नेचुरल हैबिटेट में है, क्योंकि पॉइंट के हिसाब से टाइगर कहाँ पर है? नेचुरल हैबिटेट में। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में उन्होंने बोला एक्चुअली कहाँ पर है, ठीक है। तो एक्चुअली तो वो अपनी केज के अंदर है। तो ये दो क्वेश्चन है बच्चों, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन जरूर होगा आपको पेपर में, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने तभी डाल दिए ताकि आप लोग यहाँ से पढ़ के जाओ और समझ के जाओ और पेपर में गलत ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग फ्रॉम द लाइंस टू लाइट। लाइट का ऑपोजिट वर्ड हमको यहाँ पर बताना है। तो लाइट का ऑपोजिट वर्ड मुझे उम्मीद है आप सभी को पता होगा, शैडो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हु डज ही रेफर टू। ही यहाँ पर किसके लिए इंडिकेट किया गया है? मैंने फर्स्ट स्टेंजा में भी बताया आपको कि ही यहाँ पर टाइगर के लिए रेफर किया गया है और आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मींस सेम वेट इन हाइडिंग। वेट इन हाइडिंग वर्ड के लिए सेम वर्ड हमें ढूंढ के लाना है, तो वो है लर्क। लर्क अभी हमारे पास क्वेश्चन आंसर के अंदर भी आया था लर्किंग, तो वो वेट करेगा हाइड होकर के, छुप करके, तो यहाँ पर हमें लर्क वर्ड मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारा सेकंड स्टेंजा भी कंप्लीट होता है। आइए अब हम मूव करते हैं स्टेंजा नंबर थर्ड की तरफ। जल्दी से हम स्टेंजा नंबर थर्ड को देखते हैं। बच्चों ये पोएम बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तो जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो आइए हम जल्दी से स्टेंजा नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं और स्टेंजा नंबर 3 को देखते हैं। स्टेंजा नंबर 3 क्या है हमारे पास? स्टेंजा नंबर 3 आपके पास स्क्रीन पे आ चुका है। He should be snarling around houses at the jungle edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. फिर से पढ़ देता हूँ स्टेंजा को। He should be snarling around houses at the jungle's edge and bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये स्टेंजा कौन सी पोएम से आया है और कौन से पोएट ने लिखा है। तो आपको यहाँ से पोएम का स्टेंजा को आइडेंटिफाई करने के लिए आप यहाँ पर क्या याद रख सकते हो? स्नैरलिंग वर्ड को याद रख सकते हो बच्चों। स्नैरलिंग वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है दहाड़ना, रो मतलब चिल्लाना। तो शेर आपको पता है बहुत ही ज्यादा तेज आवाज में गुर्राता है, दहाड़ता है, तो स्नैरलिंग वर्ड को इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो आप लोगों को स्नैरलिंग वर्ड का इस्तेमाल करना है और स्नैरलिंग वर्ड से आप याद रख पाओगे कि ये स्टेंजा जो है वो टाइगर इन द जू पोएम से लिया गया है, ठीक है। और आपको इसके राइटर का नाम भी याद रखना है। इसके बाद जो सेकंड चीज होती है बच्चों, वो मैंने बताया था कि वर्ड मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमें वर्ड मीनिंग के बारे में याद रखना है। तो सबसे पहला वर्ड मीनिंग हमारे पास आ रहा है बेरिंग। बेरिंग का मतलब होता है शोइंग, किसी चीज को शो कर देना। स्नैलिंग, स्नैलिंग मैंने अभी आपको बता दिया कि टू मेक एन एंग्री एंड वार्निंग साउंड, यानी बहुत गुस्से में चिल्लाना या फिर रोर करना शेर का, ठीक है। फिर टेरराइजिंग, टेरराइजिंग का मतलब होता है किसी को भी डरा देना। टू क्रिएट फियर, यानी आपके अंदर डर का माहौल क्रिएट कर देना, इसको क्या बोला हमने? टेरराइजिंग, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो इस स्टैंजा से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में हमसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये डिफिकल्ट वर्ड है। आपको इन सभी वर्ड्स को ध्यान से याद कर लेना है और आपको इनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को भी याद कर लेना है। अब हम बच्चों जल्दी से मूव करते हैं आगे की तरफ और हम ये देखते हैं कि इस स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन क्या है। तो आइए हम जल्दी से देखते हैं स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। आपकी स्क्रीन पे एक्सप्लेनेशन आ चुका है बच्चों, तो हम जल्दी से देखते हैं कि इन स्टैंजा में हमें क्या बताया गया। तो देखो बच्चों इस स्टैंजा में पॉइंट जो है इमेजिन कर रहा है। इन दीज लाइंस द पॉइंट इमेजिन्स दैट what the tiger would be doing in case he failed to find any prey in his natural habitat। तो बच्चों यहाँ पे पॉइंट जो है वो फिर से इमेजिनेशन में चला गया। वो ये इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये टाइगर नेचुरल हैबिटेट में होता। देखो इससे पहले वाले स्टेंजा में उसने हमें क्या बताया? इससे पहले वाले स्टेंजा में पॉइंट ने हमें ये बताया कि मान लेते हैं कि टाइगर को यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था, टाइगर को तो अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए था, यानी कि जंगल में होना चाहिए था। और अगर टाइगर जंगल में होता तो वो वहां पे क्या करता? वो वहां पे अपना शिकार करता, वहां पे हिरन का वेट करता वाटरफॉल के पास और फिर उसके बाद अपनी दावत उड़ाता। तो यानी इससे पिछले वाले स्टेंजा में तो पॉइंट ने ये बताया कि अगर टाइगर जंगल में होता तो वो नेचुरल हैबिटेट में रहकर शिकार करता। लेकिन इस स्टेंजा में पॉइंट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो जंगल में है लेकिन वो अपना शिकार नहीं कर पा रहा है किसी भी वजह से, तो वो क्या करेगा? यानी टाइगर जंगल में है लेकिन वो अपने लिए कोई भी प्रे ढूंढ नहीं पा रहा है, उसको शिकार नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, तो वो अब क्या करेगा? इस स्टेंजा में पॉइंट ने हमें ये समझाने की कोशिश करी है और ये सब कुछ इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि टाइगर तो इस समय केज में बंद है। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बताया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है इन दीज लाइंस द पॉइंट इमेजिन्स दैट द टाइगर वुड बी डूइंग इन केस he failed to find any prey in his natural habitat. He says that the tiger would be angrily moving around the houses in a nearby village. यानी अगर टाइगर अपने जंगल में है यानी अपने नेचुरल हैबिटेट में और वहां पे अगर उसको प्रे नहीं मिलता, उसको खाना नहीं मिलता, तो वो क्या करेगा? वो
जंगल से बाहर निकलेगा और जितने भी विलेजेस हैं उनके आसपास में जाएगा और जाने के बाद आसपास में वो घूमेगा, ठीक है। देन he would be growing at edge of the jungle near some village, वो विलेज के आसपास में घूमेगा। he would be showing his white fangs and terrible claws while moving here and there, और वो क्या करेगा, वो अपने टेरिबल व्हाइट फैंग्स को दिखाएगा, वो अपने व्हाइट फैंग्स को दिखाएगा। व्हाइट फैंग्स, फैंग्स से मतलब क्या होता है बच्चों, दांत, ठीक है। तो जो टाइगर है, टाइगर के व्हाइट फैंग मतलब सफेद नुकीले दांत जो है वो उनको दिखाएगा, और क्या करेगा, अपने क्लॉज दिखाएगा, अपने पंजे दिखाएगा वहां पे, और टेरिबल करने की कोशिश करेगा। टेरिबल मतलब वो फियर क्रिएट करने की कोशिश करेगा, किसमें, लोगों में, जो विलेज के लोग होंगे उनके अंदर टेरिबल वो मतलब कि फियर क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। Thus becomes a cause of terror for the villagers, तो इससे लोगों में क्या आ जाएगा, एक भय का माहौल पैदा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये इस स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन था। आइए मैं आपको और शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जो कवि है वो, यह पॉइंट है हमारा, वो कल्पना कर रहा है कि अगर बाघ जो है वो अपने प्राकृतिक आवास में खाना खोजने में विफल हो जाता है तो वो क्या करेगा, तो वो बाघ जो है आसपास के जो गांव होंगे वहां पर आ जाएगा, वहां पर घूमता रहेगा, और वो वहां पर गांव में, जंगल में, आसपास में गुर्राएगा, रोर करेगा, और इससे इधर उधर घूमते हुए अपने सफेद दांत और अपने पंजे भी दिखाएगा लोगों को, और जो गांव के लोग होंगे या जो विलेज के आसपास के लोग होंगे उनमें एक डर का माहौल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये इस स्टैंजा में कवि ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, बट बच्चों एक्चुअल मीनिंग कवि का ये है ही नहीं। कवि इस स्टैंजा में हमें ये पॉइंट, हमें इस स्टैंजा में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि जो एक्चुअल में बाघ को या टाइगर को ये प्रॉब्लम कब फेस करनी पड़ेगी, अगर हम उसके नेचुरल हैबिटेट को ही खत्म कर दें। यानी आप लोगों ने देखा आजकल डिफॉरेस्टेशन बहुत तेजी से हो रहा है, हम जंगलों को बहुत तेजी से काट रहे हैं, इससे इन एनिमल पे, जो जंगली एनिमल्स होते हैं, इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, इनकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो पॉइंट हमें यहाँ पर इसी चीज का इंडिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना खाना क्यों नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि उसके जंगल में उसका खाना है ही नहीं, खत्म हो गया है। तो वो कहाँ पर आएगा, वो वहां से निकल के शहर में आ जाएगा, विलेजेस में आ जाएगा। और आपने अक्सर ऐसा देखा भी होगा कि आपको जंगलों में जंगलों से निकल के शेर आपको शहर में घूमते हुए नजर आ जाते हैं, वीडियोस वायरल होती हैं, और हाथी भी नजर आ जाते हैं, वीडियोस वायरल होती है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें अपने नेचुरल हैबिटेट में अपने लिए फूड नहीं मिल पाता, ठीक है। तो पॉइंट हमें यहाँ पर यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। आगे एक्सप्लेनेशन में हम और देखते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन फिर से क्या आया, द पॉइंट हियर गिव्स अ हिंट, एक हिंट दे रहा है पॉइंट, दैट इफ वी कंटिन्यू टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, अगर हम लगातार फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते रहेंगे, काटते रहेंगे, खत्म करते रहेंगे, एंड नेचुरल हैबिटेट ऑफ द टाइगर, टाइगर का जो नेचुरल हैबिटेट है, देन विल बी फोर्स टू टर्न टू अवर टाउन, तो वो फोर्सफुली, वो मजबूर हो जाएगा हमारे शहरों और गांव की तरफ आने के लिए। तो एक्चुअल में पॉइंट हमें यही समझाना चाहता है, लेकिन उसने इस स्टैंजा को कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी है बच्चों, ठीक है। तो ये स्टैंजा कंप्लीट हो जाता है आपका। अब जल्दी से हम मूव करते हैं। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि स्टैंजा समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से जल्दी से शॉर्ट में समझ लीजिए। इस स्टैंजा में पॉइंट इमेजिन कर रहा है कि अगर शेर को अपने नेचुरल हैबिटेट में खाना नहीं मिला तो वो क्या करने वाला है। तो शेर अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर आएगा, आसपास के गांव में और शहर में घूमेगा, और वहां पर धाड़ लगाएगा, और वहां पर लोगों को अपने नुकीले व्हाइट कलर के दांत दिखाएगा, अपने पंजे दिखाएगा, और उससे लोगों में डर का माहौल क्रिएट हो जाएगा, लोग डरने लगेंगे, ठीक है। लेकिन कवि ये कह रहा है कि शेर ऐसा करेगा क्यों, तो शेर ऐसा तभी करेगा जब हम उसके नेचुरल हैबिटेट को, यानी जंगलों को बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे, काट देंगे। तो शेर मजबूर हो जाएगा उन जंगल से बाहर निकल के आने के लिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये हमारा स्टैंजा कंप्लीट हो जाता है। आइए हम जल्दी से मूव करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज ही इन द अबव एक्सट्रैक्ट। हमने इसका आंसर पिछले दो स्टैंजा में लिख लिया है कि ये तो टाइगर ही है। नाउ व्हाइट फैंग्स, व्हाइट फैंग्स का मतलब भी मैंने आपको बता दिया स्टैंजा में, पॉइंटेड टीथ ऑफ टाइगर, टाइगर के जो नुकीले दांत होते हैं उसी को हम लोग व्हाइट फैंग्स बोलते हैं। ट्रेस अ वर्ड, extract the meaning, showing the teeth and making fearful sound, showing a teeth and making fearful sound से बच्चों हमें यहाँ पर एक वर्ड लिखना है। तो वो क्या हो गया, making fearful sound, यानी कि स्नैरलिंग, स्नैरलिंग वर्ड जो हो गया वो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। स्नैरलिंग वर्ड का मतलब क्या हो गया कि वो अपने दांत दिखाएगा और एक भयानक आवाज भी निकालने की कोशिश करेगा। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने वीडियोस में कि जब टाइगर दहाड़ने की कोशिश करता है तो उस दहाड़ में उसके दांत बिल्कुल दिख जाते हैं और एक बहुत ही भयंकर आवाज निकलती है उसकी। तो स्नैलिंग वर्ड आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द टाइगर स्नैलिंग, टाइगर स्नैलिंग कहाँ पे कर रहा था। तो वो तो जंगल के आसपास में, यानी जंगल के एज पर, जंगल के किनारे पर वो स्नैलिंग कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, व्हाई डज ही मूव अराउंड द हाउसेज, वो हाउसेज के आसपास में क्यों घूम रहा था, टाइगर हाउसेज के आसपास में क्यों घूम रहा था। He moves around the houses in search of his prey, वो अपने खाने की तलाश में वहां पर घूम रहा था क्योंकि उसको जंगल में खाना नहीं मिल रहा था। ऐसा कवि का इमेजिनेशन है बच्चों। टाइगर अभी भी
केज के अंदर बंद है। तो कभी ये सोच रहा है कि अगर उसको जंगल में खाना नहीं मिलेगा तो वो गांव के आसपास में, घरों के आसपास में घूमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड ही बी टेरराइजिंग द विलेज, वो विलेजर्स को कैसे टेरराइज करेगा, यानी उनको कैसे डराएगा। तो बेयरिंग ऑफ हिज वाइट फैंग्स, अपने नुकीले दांत दिखाएगा और अपने क्लॉज दिखाएगा और दहाड़ेगा, रोरिंग करेगा, स्नैलिंग करेगा, जिससे कि लोग क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव नाउन फॉर्म ऑफ टेरराइज। अब टेरराइज का नाउन फॉर्म हमें लिखना है बच्चों। तो नाउन का मतलब आपको पता है सिंपल होता है, तो आप यहां से टेरर वर्ड कर दो, यही आपका नाउन हो गया। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है बच्चों जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं टाइगर इन द जू से। आप लोग इनको तैयार कर लेना। स्टैंजा नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको नहीं पसंद आया या समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की दोबारा से कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से हम मूव करते हैं अपने स्टैंजा नंबर 4 की तरफ। और हम आ चुके हैं बच्चों स्टैंजा नंबर 4 पे। अब हम आपके सामने स्क्रीन पे स्टैंजा नंबर 4 आ गया है। बट he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. तो but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars and stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब ये लास्ट स्टेंजा में हमें पॉइंट क्या बताने की कोशिश कर रहा है बच्चों। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि हमें ये पहचानना है कि स्टेंजा के अंदर वो कौन सा वर्ड है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे पेपर के अंदर कि ये जो है ये टाइगर इन द जू से है। तो देखो बच्चों यहाँ पर केज वर्ड आया है, केज, और केज वर्ड कहां पर इस्तेमाल हुआ है, टाइगर इन द जू में इस्तेमाल हुआ है। तो आप केज वर्ड से याद रख सकते हो कि ये स्टेंजा आपका टाइगर इन द जू से लिया गया है। राइटर का नाम आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर राइमिंग वर्ड कौन कौन से बन रहे हैं। तो आप यहाँ पर राइमिंग वर्ड देख सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों कोई भी राइमिंग वर्ड हमारे पास नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर राइमिंग वर्ड नहीं बना पा रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं वर्ड मीनिंग की तरफ। तो वर्ड मीनिंग मेरे पास यहाँ पे दो आए, स्टॉकिंग और कॉन्क्रीट सेल। स्टॉकिंग का मतलब हो गया मूविंग स्लोली एंड क्वाइटली इन अ थ्रेटनिंग वे, है ना, जैसे चोरी चोरी चुपचाप से आप कोई जा रहा है यहाँ पे। कॉन्क्रीट सेल एक बहुत ही स्मॉल और अनप्लीजेंट केज, यानी कि आप जहाँ पे कंफर्टेबल फील ही ना कर रहे हो, ऐसी सेल को हम लोग कॉन्क्रीट सेल बोल सकते हैं इन केस ऑफ यहाँ पर जो हमें पोएम के अंदर जो बताया गया। अब हम जल्दी से मूव करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक्सप्लेनेशन आ चुका है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या बताया जा रहा है, द पोएट सीज द टाइगर इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल इन द जू एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज स्ट्रेंथ ही नाउ लाइज इम्प्रिजन बिहाइंड द बार। तो पॉइंट कह रहा है कि टाइगर जो है, जो शेर जो है, जो बाघ जो है, वो एक कंक्रीट सेल के अंदर बंद है और अपनी तमाम ताकत लगाने के बावजूद, अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो अब वहां उन सलाखों से आजाद नहीं हो सकता, यानी वो जू से बाहर नहीं निकल सकता, है ना। तो उसके बाद कभी क्या बोलते हैं, हमें पॉइंट बोलते हैं, ही मूव्स इन एन एंग्री एंड थ्रेटिंग मैनर। वो मूव तो कर रहा है लेकिन गुस्से में है ना, गुस्से में है। ही मूव्स एंग्री मैनर, ही टेक्स नो नोट टू द विजिटर, नो नोट टू द विजिटर, यानी जो विजिटर्स आ रहे हैं उसको देखने के लिए, जो लोग आ रहे हैं उनको वो पूरी तरीके से इग्नोर कर दे रहा है, देख ही नहीं रहा है उनकी तरफ। हु हैड कम टू द जू टू हैव अ लुक एट हिम। अब लोग तो जू में टाइगर को देखने के लिए आ रहे हैं लेकिन टाइगर उनको बिल्कुल भी नहीं देख रहा है, वो उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर दे रहा है। तो इस स्टेंजा में पॉइंट ने हमें बताया कि जो चिड़ियाघर में जो हमारा टाइगर है वो एक बहुत ही कंक्रीट सेल के अंदर, छोटी सी कोठरी के अंदर बंद है और अपनी तमाम ताकतें लगाने के बावजूद, कोशिश करने के बावजूद भी वो उन सलाखों से बाहर नहीं निकल सकता। और वो धीरे धीरे चुपचाप वहीं पर पिंजरे के अंदर बंद रहता है और वहां पर वो ऊपर नीचे चलता फिरता रहता है। ठीक है, लेकिन वो वहां पे बहुत ही गुस्से में है। ठीक, और वो उन विजिटर्स पे भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है जो विजिटर्स उसको देखने के लिए आते हैं। अब विजिटर्स उसको देखने के लिए आते हैं लेकिन जो हमारा टाइगर है वो उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो आगे बढ़ते हैं हम, अगला नेक्स्ट हमारा इसका स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन क्या है। ही कंप्लीटली इग्नोर्स देम एज नन ऑफ देम थिंक ऑफ रिलीजिंग हिम फ्रॉम हिज प्रिजन। वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्यों इग्नोर कर रहा है, वो इसलिए ऐसा इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि इनमें से कोई भी इंसान उसको छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं करने वाला है। ठीक है, यानी जो विजिटर्स आ रहे हैं वो सिर्फ उसको देखने के लिए आ रहे हैं, उसको उस कैद से छुड़ाने के लिए, आजाद कराने के लिए कोई भी विजिटर नहीं आ रहा है। इसलिए जो हमारा टाइगर है वो पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है उन विजिटर्स को। मोरओवर ड्यू टू देयर प्रेजेंस ही हार्डली गेट्स एनी रेस्ट ड्यूरिंग द डे। और इसके अलावा वो और भी इस बात से परेशान होता है कि जो लोग आते हैं दिन भर उसको देखते हैं तो उसकी वजह से वो दिन भर जो है वो मुश्किल से आराम कर पाता है, उसको आराम भी नहीं मिलता। ठीक है, तो दिन भर लोग आते रहते हैं उसको देखते रहते हैं तो वो आराम ही नहीं कर पाता है, इस वजह से भी वो विजिटर्स को बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। तो ये हमारी बच्चों लास्ट स्टेंजा नंबर 4 हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से एक बार और शॉर्ट में बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पर इस स्टेंजा में जो पॉइंट है वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टाइगर है वो तो केज में बंद है और केज बहुत ही छोटी है उसकी, वो बहुत मुश्किल से आगे पीछे मूव कर पा रहा है, लेकिन टाइगर बहुत ही गुस्से में है। अब गुस्से में क्यों है, उसके दो कारण है। पहला कारण तो ये है
कि जो टाइगर है वहां पर वो अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उस कैद से आजाद नहीं हो पा रहा है, और जो ये विजिटर्स उसको देखने के लिए आते हैं उनको भी वो पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये विजिटर्स उसको छुड़ाने वाले नहीं है, उसको कैद से आजाद कराने वाले नहीं है। और दूसरा रीजन कि जो विजिटर्स आते हैं इनकी वजह से जो टाइगर है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और वो आराम नहीं कर पाता है। तो ये बच्चों एक्सप्लेनेशन हो गया इस पूरे स्ट्रेंजा का। आइए हम जल्दी से मूव करते हैं वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेगमेंट की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हु इज ही इन द पोएम। इस पोएम में ही कौन है? तो अभी तक हम देख चुके हैं कि ही यहाँ पे बार बार टाइगर को ही इंडिकेट किया जा रहा है। वाई इज ही इग्नोरिंग द विजिटर्स। वो इग्नोर क्यों कर रहा है विजिटर्स को? क्योंकि वो इग्नोर इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में है। और दो रीजन आप बता सकते हो, क्योंकि जो विजिटर्स है उसकी वजह से टाइगर को आराम भी करने को नहीं मिलता है, तो आप ये भी रीजन लिख सकते हो यहाँ पर आंसर में। हियर स्टॉकिंग मीन्स, यहाँ पर स्टॉकिंग का क्या मतलब है? स्टॉकिंग का मतलब है यहाँ पर पेसिंग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज द टाइगर लॉक। टाइगर कहाँ पर बंद है? तो आप लोग देख पा रहे हो टाइगर तो कंक्रीट सेल में बंद है। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर केज नहीं लिखना है। ठीक है, अगर ये स्टेंजा आता है पेपर में तो आपको यहाँ पर केज नहीं लिखना है, बिकॉज केज यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया स्टेंजा में, तो आप लोग कंक्रीट सेल लिखना है यहाँ पर आंसर। ठीक है, नाउ वेयर इज ही स्ट्राइडिंग। वो क्या स्ट्राइडिंग कर रहा है? ही इज स्ट्राइडिंग इन हिज कंक्रीट सेल। वो कंक्रीट सेल के अंदर ही स्ट्राइडिंग कर रहा है। whom does he ignore। वो किसको इग्नोर कर रहा है? तो आपने देख लिया, वो तो विजिटर्स को ही इग्नोर कर रहा है। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा मीन्स द सेम। आपको सेम वर्ड चूज करना है स्टेंजा से जिसका मतलब हो वॉक स्टिफी। तो वॉक स्टिफी का मतलब यहाँ पर स्टॉक से दिया जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा इस तरीके से स्टेंजा नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर बच्चों एक और स्टेंजा बचता है, स्टेंजा नंबर 5, लेकिन वो मैंने यहाँ पर नहीं डाला है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही है बच्चों। तो मैं स्टेंजा नंबर 5 के कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, क्योंकि वीडियो अगर मैं यहाँ पे स्टेंजा नंबर 5 को भी ऐड करता तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती। तो बच्चों मैं उसको कभी बाद में आपको स्टेंजा नंबर 5 को एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टेंजा नंबर 5 से हो सकते हैं अगर ये पेपर में आता है तो। उम्मीद तो नहीं है क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे तो नहीं लगा। व्हाट डज टाइगर डू एट नाइट। टाइगर रात को क्या करता था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है आपके सामने अगर ये स्टेंजा आता है कि टाइगर रात को क्या करता था। तो ही स्टार्स एट नाइट। वो वॉच करता था स्टार्स को, यानी वो स्टार्स को देखता रहता था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, द टाइगर स्टेयर्स एट स्टार्स बिकॉज ही इज। वो सितारों को ही, स्टार्स को ही क्यों देखता था? बिकॉज वो क्या होना चाहता था? वहां से फ्री होना चाहता था। गेट एस्पायरिंग टू गेट फ्री। वो वहां से आजाद होना चाहता था, इसलिए वो स्टार्स को देखता रहता था। और लास्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट आर कार्स डूइंग। कार्स वहां पर क्या कर रही थी? जो कार्स हो रही थी वो कार्स क्या करती थी वहां पे? तो पेट्रोलिंग कार्स थी जो जू के आसपास में पेट्रोलिंग करती रहती थी। ठीक है बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो स्टैंडर्ड नंबर 5 से आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वो रात को क्या करता था टाइगर। तो रात को टाइगर किसको देखता था, किसको वॉच करता था? स्टार्स को वॉच करता था। क्यों करता था? क्योंकि वो वहां से फ्री होना चाहता था। और कार्स वहां पे क्या करती थी? तो पेट्रोलिंग कार्स थी जो कि पेट्रोलिंग करती थी जू के अंदर। तो बच्चों इस तरीके से हमारी टाइगर इन द जू पोएम कंप्लीट हो जाती है। आज का सेशन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी बच्चों, मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे स्टेंजास थे और मुझे दोनों ही तरीके से एक्सप्लेन करने थे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बच्चों, और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। और इसके अलावा भी 2 वीडियोस डली हुई हैं, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाकर के वहाँ से लिंक को देख सकते हैं और उन दोनों वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ओके, वेलकम, थैंक यू आप सभी लोगों का मेरे साथ अब तक जुड़े रहने के लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल पढ़ ले मैथ्स।